नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यानी कि आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि कोई भी अगर आप टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आने की संभावनाएं हैं और ऐसे भी प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। भैया रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न और टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करें तो बात होती है एक कदम स्वच्छता की ओर और बात होती है एक चश्मे की। तो यहां पर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर का दिन, और सन की अगर बात कर लें तो 2014, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सी बीमारी चूहों से फैलती है। कौन सी बीमारी चूहों से फैलती है। निमोनिया, पोलियो, प्लेग या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लें चूहों से फैलने वाली बीमारी को, जिसको हम बोलते हैं भैया काली मौत। क्या बोलते हैं? काली मौत। और वो क्या थी? वो थी आपकी प्लेग। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहुत बार दोस्तों मधुमक्खियों के से संबंधित आपका प्रश्न पेपर में आता ही आता है। तो अगर हम बात कर लें मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न की, तो कह रहा है कि भारत में मधुमक्खी पालने का सही समय, किस महीने में भारत में मधुमक्खी पालन किया जाता है, सही समय क्या है। तो अगर हम मधुमक्खी पालन के सही समय की बात कर लें तो क्या जून से जुलाई होगा, जनवरी से फरवरी होगा, अक्टूबर से दिसंबर होगा या मार्च होगा। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने के अंतर्गत मधुमक्खी पालने का सही समय होता है। सी ऑप्शन भैया यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो लिंक है वो शेयर कर दी जाती है। साथ ही साथ चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आप सभी को पता है कि जब दिन और रात की जो अवधि होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटा की रात, तो इसकी जब अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो अगर हम देखें तो भैया ये हमारा है 0 अंश, और ये हमारी जो लाइन बोली जाती है इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि सबसे बीच का भाग, यहीं पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और साल में 2 बार ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। पहला आपका 21 मार्च, दूसरा आपका 23 सितंबर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस घटना को क्या बोलते हैं? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस घटना को बोलते हैं विषुव। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका भूमध्य रेखा पर जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है कि यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। यानी कि ऐसे रोग की बात की जा रही है जो कि मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यानी कि दस्त भी होता है और खून भी आता है। अगर हम बात करें कि अकबर की मौत तो वो कैसे हुई थी, वो भी इसी रोग के कारण हुई थी। मक्खियों के द्वारा होता है, पतले दस्त आते हैं और खून भी आता है। तो ये भैया पेचिस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं
पीत क्रांति से संबंधित है, जिसको हम लोग भैया पीली क्रांति भी बोलते हैं। पीली क्रांति भी जिसको बोलते हैं, तो पीत क्रांति किससे संबंधित है। अगर हम बात कर लें भैया अनाज की, तो अनाज के लिए आप कहते हो भैया हरित क्रांति आती है, हरित क्रांति। और अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। कमेंट में तुरंत बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना ही बताना है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, तो आपको बताना जरूर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें पीली क्रांति की या पीत क्रांति की, तो ये भैया तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है। और अगर हम इसके जनक की बात करें कि पीली क्रांति का जनक, तो भैया ये माना जाता है सैम पित्रोदा को। किसको? सैम पित्रोदा को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ भैया, अगर हम बात कर लें दुग्ध उत्पादन की, तो भैया श्वेत क्रांति, ये आपको याद रखनी है। अगर बात हो मत्स्य उत्पादन की, तो भैया नीली क्रांति, तो ये भी आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्रांतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की जाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो खींची जाती है, या यहाँ पर लिख लीजिएगा, खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है आपके प्रशांत महासागर से होकर के। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। इतना आपको याद रखना है, प्रशांत महासागर से। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भैया विटामिन, और बहुत बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलिएगा बिल्कुल नहीं कि जल में घुलनशील विटामिन है, या तो कभी कभी कह देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन है। एक नंबर पक्का करके ले जाएगा भैया। जब भी आपसे कहे कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो आप याद रखोगे ए, डी, ई और के। आप इसको कीड़ा भी कह सकते हो, आप इसको डेका भी कह सकते हो, जैसे आपको याद रहे। ये हैं भैया आपके वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके दो बचे भैया, बी और सी। बी और सी जो हैं वो वाटर में घुलनशील हैं, यानी कि जल में घुलनशील हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो WBC, यानी कि वाटर में बी और सी जो हैं वो घुलनशील विटामिन हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल गन्ना, जूट, गेहूं या मूंगफली। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो आपकी है मूंगफली। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई? यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैसों से हुई और धूल के कणों से हुई। जेम्स जीन्स ने कहा, एच अल्फावेन ने कहा, ओ सिम्ड ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये आप कहा था ओ स्मिड ने, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ये भैया होता है आपका लोहे की कमी से, यानी कि लौह की कमी से। हम कह सकते हैं कि खून की कमी जिसमें आती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? अगर हम बात करें एड्स की, तो आप सभी को पता है कि ये वायरस से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वायरस से और, तो भैया चेचक भी आपका किससे होता है? वायरस से ही होता है।
अगर हम बात कर लें पोलियो की, तो ये भी आपका किससे होता है, वायरस से ही होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, जिसको भैया हम बोलते हैं आर्द्र ज्वर। कौन सी बीमारी, आर्द्र ज्वर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइफाइड। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और अपने मित्रों के पास भैया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये भैया है आपकी यूरेनियम डेटिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, या रेडियोमेट्रिक भी हम इसको बोल सकते हैं। माउंट एटना है, ये क्या है, एक पर्वत है, पठार है, ज्वालामुखी या पर्वत शिखर है। तो भैया अगर माउंट एटना की बात करेगा तो क्या है, ये एक ज्वालामुखी है। और माउंट एटना कहाँ पर है ये, तो ये भैया इटली में है, और ये एक ज्वालामुखी है। तो कैसा ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आपको याद रखना है माउंट एटना के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मापा जाता है, अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर की, तो ये होगा आपको द्रवों का घनत्व। द्रवों का घनत्व किससे, हाइड्रोमीटर से। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो भैया पवन का वेग, पवन का वेग, ठीक है। अगर हम बैरोमीटर की बात कर लें तो कहोगे भैया वायुमंडल के दाब, किसको, वायुमंडल के दाब को या दबाव को मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। बचा आपका हाइग्रोमीटर, तो ये होता है भैया आर्द्रता को मापने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए यहां पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है। अलास्का किस देश का हिस्सा है, बहुत बार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलास्का किस देश का हिस्सा है, तो ये भैया है आपका यूएसए का। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो भैया जो ये ग्रेनाइट है, जिसको हम, ये किससे आता है, तो ये आता है आपका आग्नेय चट्टान से। किससे, आग्नेय चट्टान से, ठीक है। ये कैसे होता है, तो ये होता है ज्वालामुखी विस्फोट से। और एक कहाँ भैया, ज्वालामुखी विस्फोट से आपको पता है काली मृदा मिलती है, और काली मृदा में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है। पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका था। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण संगमरमर भी है, स्लेट भी है, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। कहाँ से आता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से, और ज्वालामुखी विस्फोट से भैया काली मृदा निकलती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरे रेशे की बात हो रही दोस्तों, बहुत बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है कि भैया जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जो भैया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में, तो कहोगे सर ये पश्चिम बंगाल में होता है। आप सभी को पता है। जूट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हम भैया पटसन को ही क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत लोगों ने रेशम सोचा होगा, लेकिन रेशम नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। पटसन को हम जूट बोलते हैं, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मूंगा रेशम, बात हो रही भैया मूंगा रेशम की। देखिए रेशम की भी यहाँ पर बात हो गई, मूंगा रेशम। अगर हम बात करें रेशम उत्पादन की, यहाँ पर रेशम उत्पादन की, तो भैया रेशम उत्पादन सब को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं सेरीकल्चर।
क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और भैया ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रेशम है वो कहाँ, जो रेशम का कीट होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर रेशम उत्पादन से संबंधित क्या है, सेरीकल्चर। अब क्या कह रहा है, रेशम उत्पादन की एक ऐसी किस्म है, मूंगा रेशम की बात हो रही है, एक ये भी किस्म होती है मूंगा रेशम। तो ये एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। किस राज्य में, तो भैया ये होती है आपके असम राज्य में। लगभग 82% जो है वो असम राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है पूरे भारत भर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रेशम से उत्पादन से संबंधित आपका सेरीकल्चर, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। और शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है, सभी को पता होगा, सिंचाई का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ड्रिप तंत्र। यहाँ पर एक टिब्बल टाइप का होता है, टिब्बल से जो फीता डाला जाता है और क्यारियों में जो है फव्वारे के रूप में सिंचाई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप तंत्र बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।